राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी जो है चरित्रहीन स्त्रियों में होती हैं ये 4 खूबियाँ। अगर आप जान गए कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसको आज हम जानते हैं वह 4 खूबियाँ कौन सी होती हैं। इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य में 3 बड़े घनिष्ठ मित्र रहते थे, जिसमें एक राजा का लड़का। राजा का लड़का बहुत प्रतापी, बहुत ज्ञानी था और उसके एक दोस्त एक सेठ का लड़का था। सेठ का लड़का बहुत चतुर व ईमानदार था और एक सेनापति का लड़का बहुत बलशाली था, वह एक तलवारबाज था। दोस्तों, तीनों की शिक्षा दीक्षा एक ही गुरुकुल में हुई थी। तीनों इतना घनिष्ठ मित्र थे, हमेशा कहीं आना जाना सब कुछ एक साथ रहता था। इनकी मित्रता को देखकर उस राज्य के, उस गांव के सभी लोग कहते थे मित्र हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों, इनकी मित्रता हमेशा जो है बरकरार रहती थी। सभी एक समय की बात है, ऐसे कुछ दिन बीता। सेठ का लड़का कहता है, दोस्त हमें ससुराल चलना है अपनी पत्नी के लाने, और हम सोचते हैं हम तीनों लोग मिल करके जाएंगे, टहलते घूमते हंसी मजाक करते हुए जाएंगे और वहाँ से टहल घूम करके फिर हम अपनी पत्नी को लेकर आएंगे। सेठ की लड़की की बात सुनकर उसके दोनों मित्र कहते हैं, चलो यार अच्छा है, कम से कम साथ में चलेंगे, साथ में चल करके भाभी को लेकर के आएंगे, फिर हम लोग उस राज्य को भी देख लेंगे, उस गांव को भी देख लेंगे और तुम्हारे ससुराल को भी देख लेंगे। वहाँ देखेंगे कि हमारी कैसे सेवा सत्कार होता है। तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया। तब सेठ का लड़का सोचा, हम अपने दोनों मित्र को लेकर के अपने ससुराल जा रहे हैं, तो हम क्यों ना पहले वहाँ संदेशा भिजवा दें, जिससे हमारे दोस्तों की खातिरदारी में, सेवा में कोई कमी ना रह जाए। दोस्तों, सब लोग सोचते हैं जब हम ससुराल जाए तो हमारा वहाँ पे अच्छे से सेवा सत्कार हो। तो यहाँ पे तो सेठ अपने 2 मित्रों को लेकर जा रहा था, कहीं इनके मित्र के मन में ऐसा ना हो कि वहाँ सेवा सत्कार ना हो पाए। इस सेठ का लड़का पहले ही संदेश भिजवा देता है। अब वो दिन भी आ गया। अगले दिन फिर सेठ का लड़का, राजा के लड़के और जो है सेनापति का लड़का, ये तीनों लोग सेठ के लड़के के ससुराल की तरफ चल देते हैं। चलते चलते वह अंधेरा हो जाता है और अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल पहुंचने के बाद ये लोग अच्छे से खाना वाना खाते हैं। फिर राजा का लड़का और सेनापति कहता है सेठ के लड़के से, तुम अपने ससुराल में आराम करो, अपने ससुराल वालों से बातें करो, हम लोग तब तक इस राज्य को, इस गांव को थोड़ा सा भ्रमण कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ की रहन सहन वेशभूषा कैसे है। हम भी थोड़ा सा गांव का एंजॉय करके, आप चिंता मत करना, फिर सुबह हम मिलेंगे और साथ में चलेंगे। यह कह करके सेठ की लड़के के ससुराल से राजा का लड़का और सेनापति के लड़के टहलते हुए जाते हैं। तभी उन्हें गांव के बाहर जंगलों में एक कुटिया नजर आती है। उस कुटिया के पास राजा का लड़का और सेनापति के लड़के पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं उस घर में एक सुंदर सी खूबसूरत औरत दिख रही है, स्त्री दिखाई दे रही है। राजा का लड़का उस स्त्री को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ मोहित हो जाता है और वह सेनापति से कहता है कि दोस्त तुम यहीं पे इंतजार करो, हम उस लड़की से मिलकर आते हैं। सेनापति का लड़का कहता है, नहीं दोस्त, हम इस एरिया में अनजान है, तुम मत जाओ, कहीं वहाँ कोई छल कपटी ना हो, क्या है। लेकिन राजा का लड़का नहीं मानता है। वह उस कुटिया की तरफ, उस घर की तरफ वह बढ़ जाता है। जब वह उस घर की तरफ बढ़ता है, अंदर चला जाता है, तो वह खूबसूरत वहाँ पर एक स्त्री को देखता है। वह एक वेश्या थी। तो दोस्तों, जब वह उसकी तरफ जाता हुआ, तभी बगल में एक बुढ़िया की भी कुटिया थी। बुढ़िया उसी द्वार पे अपने बैठी हुई थी, टहल रही थी।
इन दोनों बालक को उधर जाते हुए देख करके बुढ़िया आती है। वह उधर राजा का लड़का घर में प्रवेश कर चुका था। अब इधर आती है और कहती है, इस सेनापति के लड़के से बुढ़िया कहती है, तुम्हारा दोस्त तब बचेगा नहीं। इसकी बातें सुन करके वह सेनापति का लड़का सोचता है, माता जी तुम क्या कह रही हो, तुम ये क्या बोल रही हो। वह बुढ़िया कहती है, मैं सत्य कह रही हूँ बेटा, वह एक वेश्या है और वह एक इच्छाधारी नागिन है। जो भी उसके पास जाता है वह उसके शरीर से एक नागिन निकलती है और उसे डस लेती है और उसका अंत हो जाता है। अब तुम्हारा वह दोस्त उस कमरे से वापस जिंदा नहीं आएगा। यह सोचकर सेठ का लड़का सेनापति का लड़का असमंजस में पड़ जाता है कि अब क्या करें, हमें अपने दोस्त की रक्षा करना है। हमारे दोस्त की इच्छा है उससे मिलने की और वह जा चुका है, मना करने पर भी नहीं मान रहा है। तो सेनापति का लड़का सोचता है, क्यों ना हम उसे बचाएंगे, अपने दोस्त को किसी भी तरह से बचाएंगे। तब वह सेनापति का लड़का उसी कक्ष में जा कर के छिप जाता है। उसी कक्ष में छिप जाता है जिस कक्ष में वह स्त्री थी और वह राजा का लड़का था। वह आधी रात होती है। आधी रात को तब वह सेनापति का लड़का देखता है, इच्छाधारी वेश्या के पेट से, उसके शरीर से एक नागिन निकलती है। नागिन जैसे ही निकलती है, यह सेनापति का लड़का फुर्ती के साथ उस नागिन का 2 टुकड़े कर देता है, उसे मार देता है। जैसे उस नागिन को इस सेनापति का लड़का मारता है, वो औरत मर जाती है और वह राजा का लड़का अभी ये सब कुछ नहीं देख पा रहा था, वो सो रहा था। तभी उसके बाद वह नागिन वहीं पे खत्म हो जाती है। अब सेठ का लड़का बाहर बैठ के राजा के लड़के का इंतजार कर रहा था, चलो सुबह जब आएंगे तो हम चलेंगे। अब इधर वो बैठ के बाहर इंतजार कर रहा था, सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब वह सोचा, कभी रात काफ़ी है, क्यों ना हम इधर उधर टहल करके कुछ देर समय बिताते हैं, क्योंकि हमें अपने दोस्त की रक्षा करना है, कहीं उसके ऊपर कोई और मुसीबत न आ जाए। यह सोच करके वह सेनापति का लड़का इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ती है। एक सुंदर सी स्त्री देख रही है, इस घनघोर काले अंधेरे में यहाँ क्या भ्रमण कर रही है। वह सेनापति का लड़का उसकी तरफ जाता है, देखते हैं एक किधर जाती है। देखते ही देखते वह लड़की जो है एक कुटिया की तरफ जाती है। जब एक कुटिया की तरफ जाती है जहाँ पे एक सन्यासी रहता है, वह कुटिया की तरफ उसके पीछे पीछे जाता है और वह लड़की उस कुटिया में घुस जाती है। यह सेनापति का लड़का छुप करके ये सारी घटनाएं देख रहा था। यह ये देखना चाहता था कि यह लड़की इतनी आधी रात को इस घनघोर जंगल में, इस जो है काली रात में अकेले यहाँ क्यों आई है। वो सिर्फ देखना चाहता था। सेनापति का लड़का वहीं छुप जाता है। वह लड़की साधु के पास जाती है और साधु से कहती है कि साधु जी, आज हम आपसे अंतिम बार मिलने आए हैं। आज के बाद हम आपसे मिलने नहीं आएंगे। हमारे पति हमें लेने आए हैं, कल हम अपने ससुराल चले जाएंगे। आज अंतिम बार मिलने आए हैं। यह सुन करके साधु को क्रोध होता है, वह क्रोधित हो जाता है। तुम्हें उसे छोड़ना होगा, तुम नहीं जा सकती हो, हम नहीं रह सकते हैं तुम्हारे बिना। वो वार्तालाप होती है, लेकिन ये लड़की कहती नहीं, हम जा रहे हैं। जैसे ही उधर से मुड़ने की होती है, साधु गुस्से में आकर के तलवार निकालता है और इसकी नाक को काट लेता है। अब वह लड़की वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर आती है। अब उधर सेनापति का लड़का ये सारी घटनाएं देख रहा था। इस घटना को देखकर सेनापति के लड़के को गुस्सा आती है। वह तलवार से साधु के सर को धड़ से अलग कर देता है, उसे मार देता है। अब यह लड़की भागते भागते इधर अपने घर चली जाती है। इधर लड़की भागते भागते अपने घर चली जाती है और उधर जो है दोस्तों, ये सेठ का लड़का अब सोच रहा था, अब हम क्या करें। यह घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद वह त्रिया चरित्र फैला करके अपने पति को जो है कह देती है कि जो है इसने हमारी नाक को काटा है, इसने हमारी नाक को काट लिया, हमारी बेइज्जती कर दी। यह करके वह जो है अपने पति के ऊपर सारा लांछन लगा देती है, यानी कि सेठ के लड़के के ऊपर।
अब इधर जो है सेनापति का लड़का इधर आ रहा था, तभी देखता है कि एक मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर में 4 लोग जाते हुए नजर आते हैं। अब वह उस मंदिर में जो है जाते हुए 4 लोगों को देखता है और देखता है कि उनके साथ में एक सुंदर सी कन्या है। अब यह सेनापति का लड़का असमंजस में पड़ जाता है। ये क्या क्या घटनाएं आज इस रात में इस जंगल में इस एरिया में होती है, यह सोच करके वह उन 4 आदमियों के पीछे लग जाता है। अब उस मंदिर में जाकर, वह काली माता का मंदिर था, उस मंदिर में उस लड़की को ले जाते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और इधर सेनापति का लड़का छुप कर ये सारी घटनाएं सुन रहा था। सेनापति का लड़का सारी घटनाएं सुन रहा था। देखते हैं क्या होता है। उधर उस लड़की को ले जाते हैं, सुंदर कन्या को ले जाते हैं और कहते हैं कि हम इसे बलि चढ़ा दें, ये बलि चढ़ा दें। चूँकि हम काली माँ को माने थे कि आज हमें ज़्यादा धन मिलेगा तो हम राजा की लड़की को आपके सामने बलि देंगे। लो माता काले, हम आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। ये है राजा की लड़की और इसकी हम बलि दे देंगे। यह सोचकर यह सुनता है सेनापति का लड़का, और जैसे ही वो चारों चोर उस राजकुमारी को यानी कि सुंदर सी कन्या की बलि चढ़ाने चलते हैं, तभी वो सेनापति का लड़का उन 4 लोगों का सर से धड़ अलग कर देता है, यानी कि उन 4 चोरों को मार डालता है और इस लड़की को बचा लेता है, इस राजकुमारी को बचा लेता है। जब इस राजकुमारी को बचा लेता है और पूछता है, ए कन्या, तुम कौन हो? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बताती है, एक लोग चोर हैं, हमें हमारे घर से अपहरण करके लाए हैं, हमें बलि दे रहे थे। तो उसने कहा, उस सेनापति का लड़का कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाते हैं। वह कन्या कहती है, ठीक है, वो मेरा राजमहल है, मैं उस राजा की बेटी हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, चलिए हमें छोड़ाइए। फिर यह सेनापति का लड़का उस लड़की को लेकर उस राजा के महल पहुँचता है। राजा के महल छोड़ करके, जाओ अब आधी रात हो चुकी है, अब तुम अपने घर जाओ, आराम करो, विश्राम करो, अब हम वापस जा रहे हैं। यह बातें सुनकर वह लड़की कहती है, नहीं, क्योंकि वो लड़की अपना दिल दे बैठी थी, इस सेनापति के लड़के से प्रेम करने लगी थी। उसने इसके गले में हाथ डालते हुए कहा, यह हाथ झटक देता है, कहता है, इस कन्या, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अनर्थ कर रही हो, घोर पाप कर रही हो, तुम्हें क्या करने जा रही हो? वो कहती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सेनापति का लड़का कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये सारी बहस होती है, लेकिन यह सेनापति का लड़का नहीं मानता है। उस राजकुमारी को अब समझ में आता है कि नहीं मानेगी, तो वह दोस्तों तुरंत छल कपट करने लगती है। वह कहती है कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम अभी तुम्हें इसी राज दरबार में कैद करवा देंगे। सेनापति का लड़का कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा हो। फिर वह लड़की चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये एक लड़का हमारी इज्जत के साथ हमें उठा के ले जा रहा। सारे सेनापति इकट्ठा होते हैं और उसे जो है कैद कर लेते हैं, ले जा कर के काल कोठरी में डाल देते हैं। दोस्तों, इसी तरह से वो अपने त्रिय चरित्र में फंसा करके उसे ले जाके काल कोठरी में डाल देती है। अब इधर दोस्तों, जब राजा का लड़का जो है वहाँ पे महल में पड़ा था, वेश्या के कमरे पे पड़ा था, इसकी नींद खुलती है, एकदम देखता है ये तो बहुत उजाला हो गया है। और उस तरफ बुढ़िया जाते हुए इसे देखी थी तो गांव वालों को बुला ली थी कि चलो, उसमें एक लड़का गया था, उस महल में उस कुटिया में एक लड़का गया था जिसमें वेश्या रहती थी, वह लेकिन लौटा नहीं है, देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। उधर गांव के लोग सब लोग इकट्ठा हो गए थे। अब जब सब लोग इकट्ठा हो गए और उस कमरे में देखते हैं तो वहाँ पे एक औरत की लाश पड़ी हुई है, उस वेश्या की लाश पड़ी हुई है। यह देख करके गांव वाले उसे पकड़कर राजा के हवाले कर देते हैं। राजा इन सबको पकड़ के कैद में कर देता है, इस राजा के लड़के को कैद में डाल देता है। लेकिन राजा के को पता नहीं था कि यह उसका जो है दामाद है, ये भी आया है। अब इसे राजा के लड़के को वह राजा अब जेल में डाल देता है। अब इधर जो है उस सेठ के घर
यानी सेठ का जो लड़का अपने ससुराल में गया था, अब उसके भी त्रिया चरित्र के नाते उसकी भी पत्नी ने उसे फंसा दिया था। अब उसे भी उसके ससुराल वाले ये लड़का का चरित्र ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसने हमारी बेटी की नाक काट ली है, गुस्सा आ जाते हैं और उसे राजा के सामने न्याय मांगने लाते हैं और राजा भी उसे काल कोठरी में डाल देते। कहता है ठीक है, कल सुबह राज्य दरबार में इन दोनों का फैसला किया जाएगा, इन तीनों का फैसला कल सुबह होगा, राजमहल में होगा। राज दरबार समझता है, राज दरबार में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब उसके बाद वहाँ पूछा जाता है कि तुमने अपने पत्नी की नाक क्यों काटी? फिर वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी की नाक नहीं काटा हूँ, हमें पूर्ण विश्वास है, हमने बिल्कुल नहीं किया, मैं एक ईमानदार हूँ, ये झूठ बोल रही है। और शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद राजा बोलता है, उस राजा के लड़के से पूछता है तुमने इस वेश्या की, इस औरत की जान क्यों ली? फिर वो कहता है हमें नहीं पता है, हमने इसे नहीं मारा है। हाँ, हम यहाँ पे एक सुंदर सी स्त्री देखे थे, उसके चक्कर में हम इस घर में गए थे, हमने उसको देखकर इस घर में प्रवेश किया था, लेकिन हमने इसे नहीं मारा है। कौन मारा है? फिर राजा पूछते हैं सेनापति के लड़के से तुमने जो है मेरी बेटी को साथ छेड़छाड़ क्यों की? फिर सेनापति का लड़का बताता है महाराज, हमने तुम्हारी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। फिर कहते हैं दुष्ट, तुम झूठ बोल रहे हो, ले जाओ उस राजा के लड़के को और इसको और उस सेठ के लड़के को, तीनों को फांसी पे लगा दो। या फिर सेनापति का लड़का कहता है कि हमारी पूरी घटना सुन लीजिए, हमारी बात को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे उस सारे निर्णय को मैं मंजूर हूँ, उस सारे निर्णय मैं कबूल करता हूँ। फिर राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हें अपनी बात, अपना पक्ष रखने का हुक्म है, तुम अपनी बात को रख सकते हो। तब वह सेनापति का लड़का कहता है महाराज, हम आए थे, 3 दोस्त हैं, इस सेठ का लड़का, ये राजा का लड़का और मैं एक सेनापति का लड़का हूँ। हम तीनों दोस्त घनिष्ठ दोस्त हैं। हम लोग आए थे इस सेठ के लड़के की ससुराल इसकी पत्नी को लेने, तो हमने सेठ के लड़के को इसके ससुराल में छोड़ करके राजा का लड़का यानी हमारा दोस्त और हम निकल गए थे इस राज्य का यानी इस गांव का भ्रमण करने। जाते जाते हम उस तरफ चले गए जहाँ पे वेश्या का घर था। ये हमारा दोस्त सेनापति का लड़का ये सारी चीज़ें बता रहा राजा को। ये हमारा दोस्त वहाँ पे एक सुंदर स्त्री देखता है, उसके ऊपर ये आकर्षित हो जाता है और उसके साथ उस महल में प्रवेश करता है, उस घर में प्रवेश करता है। जहाँ पर जैसे ही वहाँ पे ये प्रवेश करता है, हम द्वार पे बैठे थे, तभी उस घर के सामने एक बुढ़िया का घर है। उसने बताया कि वह एक वेश्या है, उसके पेट से, उसके शरीर से अभी एक इच्छाधारी नागिन निकलेगी और जो उसके साथ जाता है सोने के लिए उसे डस लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब बुढ़िया ने ये घटना बताई तो हम अपने दोस्त की प्राणों की रक्षा करने के लिए उसके कमरे में छिप जाते हैं और जैसे ही वो निकलती हमने उसका जो है सर से अलग कर दिया। तो दोस्तों ये सारा वृत्तांत जैसे था, सारी घटनाएं राजा को बताती है। अगर विश्वास नहीं है तो आप भेज करके जो है ये घटना बताते हैं। वहाँ पे पलंग के नीचे यानी कि चारपाई के नीचे हमने उस नागिन का जो है सर, उस नागिन का शरीर को छुपाया है। आप अपने सैनिक को भेज करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, सबूत को मिला सकते हैं। फिर राजा आदेश देता है, उसके सैनिक जाते हैं, वहाँ पे एक मरी हुई नागिन को देखते हैं। फिर राजा को बताते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, फिर तुमने साधु को क्यों मारा? फिर तुमने, तो वह कहता है कि उसके बाद हम जो है वहाँ से टहल रहे थे, अभी रात काफ़ी है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तभी एक लड़की को हमने कुटिया की तरफ देखा। इतनी अंधेरी रात में वो कुटिया की तरफ क्यों जा रही है? तभी वह साधु से मिलती है और मिलने के बाद उसकी बातें होती है। साधु इसकी नाक को काट लेता है। जब साधु इसकी नाक को काट लेता है तो हमें गुस्सा आता है, तो हम साधु को सर से धड़ अलग कर देते हैं। इस तरह हमने साधु को मार दिया है। आप इसकी पुष्टि करने के लिए अपने सैनिक को भेज करके आप वहां जाकर के साधु की लाश को देख सकते हैं।
फिर राजा आदेश देता है और उसके सैनिक जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक साधु मरा हुआ है। फिर इसकी बात में सत्यता आती है और वही लड़की जिसकी नाक कटी है, ये जो है हमारे मित्र यानी सेठ की पत्नी है। इन्होंने अपने नाक को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसने अपने पति को फंसा दिया और ये इल्ज़ाम अपने पति पर लगा दिया। फिर राजा कहता है ठीक है, लेकिन तुमने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ क्यों किया? तब वह बताता है हमने आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। जब हम उधर से सन्यासी साधु को मार के वापिस आ रहे थे, टहल रहे थे, तभी मंदिर की तरफ हमें 4 चोर दिखाई देते हुए दिखे। उनके साथ एक लड़की थी। हमने सोचा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इतनी रात को एक लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब लोग एक मंदिर में आते हैं और उसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। तब ये सारी घटनाएं, तो हमने 4 चोरों को वहाँ पे मार दिया है। यानी कि सारी घटनाएं एकदम विस्तार से बताता है। तो आप चाहें मंदिर में भेज करके उस चारों की लाश को आप पुष्ट करा सकते हैं, देख के पुष्ट कर सकते हैं। राजा अपने सैनिकों को भेजता है और सैनिक जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे 4 चोरों की 4 लाश पड़ी हुई है और वहाँ पे गहने बिछड़े हुए हैं। फिर आकर के राजा को बताते हैं। राजा इस बात से संतुष्ट होता है और राजा कहता है ठीक है। फिर वह आदेश देता है कि राजकुमारी यानी कि अपनी बेटी को और उस सेठ की लड़की को ले जाकर फांसी पे लटका दीजिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान मिला है? फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।